लेकर आते हैं। 6 रुपये पर हमने वो पुट आपको एक इंडिकेट किया था कि मार्केट में जिस तरीके का ब्रेकडाउन है उस पुट पे ध्यान रखिए। 6 रुपये से वो 15 रुपये पे हमने रिविजिट की। अब इस समय उस पुट का भाव है करीब करीब 34 रुपये। तो ऑलमोस्ट 5 बैगर आपके लिए वो पुट ऑप्शन क्लियरली साबित होता हुआ। और ये देखिए, ये आपको मार्केट में निम्बल होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह एक व्यू बनाया तो आपको उस व्यू पर ही अड़िग रहना है। सुबह एक व्यू था कि मार्केट में एक लॉन्ग ट्रेड बनेगी, वो बनी, प्ले आउट हुई पहले घंटे में, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया। तो बहुत क्लियर था कि मार्केट में अब ब्रेकडाउन होना जरूरी है। अच्छा, आज मुझे यूट्यूब लाइव पर वीडियो 2-3 लोगों ने पूछा था कि जो मैं 3 बजे वाली ट्रेड की बात करता हूँ, मैं उसमें किस डेटा को देखकर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सुबह ही क्यों नहीं दी। वो सुबह इसलिए नहीं दी क्योंकि सुबह कोई लॉजिक ही नहीं था इस ट्रेड को देने का, कि मतलब कहीं किसी डेटा में फिट ही नहीं बैठती ये वाली ट्रेड। अब ये ट्रेड क्लियरली फिट बैठी यहाँ पर, तो इसके लिए मैंने इसको एक सजेस्ट किया। और एक मतलब अगर आपने एक्ट किया होगा उसके ऊपर तो ज़बरदस्त आपका पैसा बना होगा। एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए। देखिए 43,650 से 43,550 आया है ये 2 मिनट के अंदर। ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर 43,650 से 43,550, एक लगातार एक वन वे डिक्लाइन। तो एक डिक्लाइन बढ़ रहा है यहाँ पर, इसको रिविजिट करते रहेंगे। लेकिन इस समय बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़ गए हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन। जैसा हमने पिछली बार भी कहा था, संदीप टंडन का जो फंड है और जो पूरा का पूरा फंड हाउस है, उसने मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है। संदीप जी, गुड आफ्टरनून। तो एक मार्केट पर इस समय क्या व्यू लग रहा है आपको? एक जब हम स्टेप इन कर रहे हैं 2023 में, आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ ईयर होने वाला है 2023 कंपेयर टू 2022? मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि वॉलेटाइल ईयर रहने वाला है, लेकिन काफी चीजें इसमें इम्प्रूवमेंट पे है। ऐसी अगर हम इमीडिएटली बात करेंगे तो ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेंसी बिल्ड हो गई थी मार्केट में, तो करेक्शन हेल्दी भी होता है, तो वो फेस में है। बट अगर हम ग्लोबल देखें, लार्जर पर्सपेक्टिव देखें, जैसे हम सितंबर 2021 में हम लोग बोल रहे थे ग्लोबल लिक्विडिटी पीक आउट हो गई है, रिस्क एपेटाइट पीक आउट हो गई है। ओके, अभी उसका रिवर्सल दिखता है, ग्लोबल लिक्विडिटी बॉटम आउट हो गई है। ओके, तो एक अच्छा सेंस है। और आपको जब लिक्विडिटी बॉटम आउट होती है तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बट थोड़े लैग से एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आएगा। तो अगर जैसे लिक्विडिटी एक्सपैंड होगी तो एक तो आपका पी एक्सपेंशन हो जाता है, और दूसरा जैसे लिक्विडिटी बिल्ड होती है रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा फॉलो करेगा। तो हमको दोनों चीजें अच्छी लगती हैं। तो लैग इफेक्ट से ऐसा लगता है कि 2000, अगर हम आज के डेटा पे बात करें तो 2023 उतना खराब नहीं होगा डिफरेंट एसेट क्लास के लिए जितना 2022 गया। ग्लोबली बात करें, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। ओके, ठीक है। तो इस समय फिर मार्केट में संदीप जी स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि आखिर आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है और आप उस हिसाब से मार्केट का आउट परफॉर्म भी करते आते हैं। लेकिन एक बड़े सेक्टर्स को लेकर, खासतौर से बैंक्स और IT को लेकर जो एक डायकोटमी बनी हुई है मार्केट में, वो आपको लग रहा है कि एक्सटेंड होगी अगले साल भी? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में भी अगर हम बहुत एकदम नियर टर्म के एंगल से बात करें, जैसे हमारे पास भी काफी PSU बैंक्स हैं, तो थोड़ा यूफोरिया हमको देखने को मिला है। बहुत ही छोटे छोटे बैंक्स में उतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक हो गया था लास्ट 3-4 दिन में, तो कहीं ना कहीं करेक्शन थोड़ा हेल्दी भी होता है। तो अगर हम इमीडिएट करेक्शन को अगर इग्नोर करते हैं तो लार्जर पर्सपेक्टिव बैंकिंग सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है। बट कोई चीज इतना चली है तो करेक्ट होना चाहिए जो हो रहा है। बट अगर हम 2023 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिस तरह जो हमारा ओवरऑल थीसिस है कि मैन्युफैक्चरिंग एक थीसिस प्ले आउट होगी, उससे लिंक्ड जितने सेक्टर हैं बैंकिंग पर्टिकुलरली, तो अच्छा कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देगा। उसके अंदर हमको स्टॉक सिलेक्शन देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे क्या पार्टिसिपेट करना है। जैसे PSU बैंक की हमको 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज्यादा अच्छी भी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में नेगेटिव है। ओके, तो उसके अंदर भी अगर हमें कुछ ओवर ओन स्टॉक को छोड़ दें तो काफी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो हम लोग तो काफी कंस्ट्रक्टिव हैं, तो बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी बैंकिंग सेक्टर के लिए कंटिन्यू रहेगा। ओके, और IT सेक्टर के लिए? देखिए, IT सेक्टर का 2 चैलेंज है। ओके, जैसे हमने सितंबर 2021 में इसको बोला था कि एक एक डेकेड टॉप बना है वैल्यूएशन मल्टीपल। ओके, अर्निंग्स पे नहीं बोलूंगा, प्राइस पे नहीं बोलूंगा। तो वो उस तरह का बैकग्राउंड में अच्छा खासा 30 to 50% ने करेक्शन देखा है। अगर हम बहुत नियर टर्म और मीडियम टर्म के एंगल से बात करें तो उसमें एक लगता है कि IT सेक्टर है, कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है, एक अपमूव आपको मिलेगा। बट बहुत बड़ा ओवरवेट हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी नहीं है। हम लोग अभी भी लगता है कि ये एक मार्केट परफॉर्मर टाइप कैटेगरी है।
अगर अंडर परफॉर्मर नहीं है तो करंट लेवल से भी ये बहुत बड़ी आउट परफॉर्म की कैटेगरी में अभी भी नहीं आएगा। तो एक छोटा एक्सपोजर हमने रखा है इस सेक्टर पे अपना, जो पहले हम लोग बिल्कुल ही नेगेटिव थे, जीरो कर दिया था। तो वहां से एक पुल बैक रैली टाइप दिखता है, तो छोटा मोटा एक्सपोजर लेना चाहिए। जैसे बैंक में एक ओवर बुलिश स्टैंड है, उस तरह का स्टैंड आईटी सेक्टर में अभी भी नहीं है। ओके। अच्छा, एक संदीप जी, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 2023 में लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे या मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स? स्मॉल कैप तो खैर एक कैटेगरी में उसको कैटेगराइज शायद ना किया जाए, लेकिन एक अगर किसी को इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी हो तो इस समय किस किस्म के मार्केट कैप्स में ज़्यादा वैल्यू लग रही है आपको? देखिए, अगर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लोबली की, अगर लिक्विडिटी का एक बॉटम आउट हुआ है, लिक्विडिटी भी अप ट्रेंड रखता है और इसका एपेटाइट भी एक्सपैंड हो रहा है, तो वो बैकग्राउंड में हमेशा आपको स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप में। ओके, ये बैकग्राउंड मई जून 2020 में भी था। सिमिलर बैकग्राउंड वापस बिल्ड हो रहा है। तो वो बैकग्राउंड में रिलेटिव बेसिस पे, अगर अगर हम एब्सोल्यूट की बात नहीं करें, सिर्फ रिलेटिव की बात करें, तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स, मेरे को लगता है कि यहाँ से प्योरली ऑन डेटा एनालिटिक्स एक लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन उसमें भी आप सेक्टर और स्टॉक्स अपने को देखने पड़ेंगे। ओके, तो संदीप जी, इस समय आप सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कहाँ पर हैं? किन स्पेसेस पर इस समय आप सबसे ज़्यादा दांव लगाएंगे? देखिए, हम जैसे इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग थीम अच्छी लगती है, तो उसमें इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा स्पेस भी अच्छा है, बैंकिंग अच्छा है, और या ऑटो एंसिलरी है। तो ये पूरी स्पेस जो समवेयर इंटरलिंक्ड है, उस स्पेस को हम पार्टिसिपेट करना चाहेंगे बजाय इन जनरल। अच्छा, एक पिछले 3 महीने पहले एक बात हो रही थी कि शायद 2023 में हाइब्रिड फंड्स भी आउट परफॉर्म करें। आप मानते हैं उस बात को? आपके पास हैं कुछ हाइब्रिड फंड्स डेट प्लस इक्विटी के कॉम्बिनेशन में? है, हमारे पास भी हाइब्रिड फंड, हमारा एब्सोल्यूट फंड है, वो उस कैटेगरी का लीडर है, और मल्टी एसेट फंड है, वो भी उस कैटेगरी का लीडरशिप रोल में है। देखिए, वो अच्छा लगता है। देखिए, हर एक की एक रिक्वायरमेंट होती है। काफी लोग बोलते हैं कि हम, हमारे पास ऑलरेडी ऐसे, मतलब फैमिली गोल्ड का या प्रेशियस मेटल्स का ऑलरेडी एक्सपोजर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहता है, तो हम क्यों पार्टिसिपेट करें। ओके, तो हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ये अपना एक माइंडसेट है। बट अगर एक स्ट्रैटेजी के एंगल से बात करें, जैसे अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे, तो मुझे मल्टी एसेट क्लास एक बहुत अच्छी कैटेगरी लगती है, जहां पे हमें कमोडिटीज, इक्विटीज और फिक्स इनकम का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से प्ले करने को मिलता है। और हम लोग उसको अपने फंड में तो बहुत अच्छे से प्ले कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग, जैसे एक इंडस्ट्री का नॉर्म है, लोग वन थर्ड वेटेज दे देते हैं तीनों सेगमेंट्स को। हम लोग उसको अपने एनालिटिक फ्रेमवर्क से डिफाइन करते हैं कि तो हम 0 to 80% तक गोल्ड ले सकते हैं, 0 to 80% हम इक्विटी जाते हैं, उसी तरह 0 to 80 हम कैश भी रेज कर पाते हैं। तो अगर आप एक स्ट्रैटेजी के एंगल से बात करेंगे, तो मल्टी एसेट तो बहुत अच्छा। आज ये कैटेगरी बहुत छोटी है, अगर मेरा पर्सनल व्यू है कि इस बहुत अच्छा बड़ी कैटेगरीज में एक ये इमर्ज होगी, जैसे लोग मल्टी एसेट का इंपॉर्टेंस समझेंगे। ठीक है, समझ गया। तो आज क्योंकि हम थोड़ा सा आउटलुक 2023 भी डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज़ जो मैं पूछ रहा हूँ लोगों से कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है 2023 में, ग्लोबल या लोकल? देखिए, आई थिंक रिस्क फैक्टर तो हमेशा, अगर आज की तारीख में बात करें, जियो पॉलिटिकल सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ग्लोबली है। इंडिया में तो जियो पॉलिटिकल इतना प्रॉब्लम दिखता नहीं है, तो इंडिया में तो मैं रिस्क नहीं बोलूंगा। इंडिया में खाली एक ही चीज हमको अवॉइड करना है कि हमको बहुत कैरिड अवे नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे आउट परफॉर्म करते हैं, तो मैं कई बार ये बात करता है कि बहुत लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं कि हम लोग अभी ग्लोबल मार्केट से डीलिंक हो गए हैं, डीकपल्ड हैं, तो वो कॉम्प्लेंसी भी नहीं रखनी चाहिए। वो एक हमको एक फैक्टर बैक ऑफ द माइंड रखना, और बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं करना है, क्योंकि इंडिया बहुत एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस पे अच्छा लगता है। तो एक बैलेंस होके अगर हम 2023 को खेलेंगे ना, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। अननेसेसरी पैनिक और अननेसेसरी यूफोरिया को अवॉइड करना है, क्योंकि वो साइकिल वैसी रहेगी कि 2023 भी, हम लोग को लगता है कि हमारे डेटा एनालिस्ट के हिसाब से वो 2022 से भी ज्यादा वॉलेटाइल ईयर हो सकता है। ऐसे में आपकी एडवाइस क्या होगी जो नए इन्वेस्टर्स हैं, खास तौर से जिन्होंने इतना अच्छा 2022 देखा है और शायद कैरिड अवे हो रहे होंगे, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी, टंडन जी? इन्वेस्टर या एक जो आम निवेशक है, उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी को पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक रिटेल का डिकेड है। जैसे मैं हर लास्ट टाइम भी शायद कहीं आपको, मैंने काफी चैनल्स पे मैं बोलता हूँ कि हर बुल मार्केट का एक लीडरशिप होता है,
तो इस बुल मार्केट का लीडरशिप जो 2012 से स्टार्ट 2020 से अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ, उसका लीडरशिप है रिटेल के हाथ में। तो रिटेल ड्राइविंग सीट पे है, तो रिटेल के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो एक डिकेड की अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, प्रोवाइडेड हम लोग इसको पेशेंटली प्ले आउट करें। तो हम लोग एक पेशेंट सॉर्ट ऑफ अप्रोच रखनी पड़ेगी, रादर देन सेइंग दैट कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं करना है, और बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी में अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न 2023 में भी मिलेगा। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि पीएसयू बैंकों में अभी भी थोड़ा रूम बाकी है। उसके बाद हमने और तेजी देखी है, अब यहाँ से भी रूम है यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा था कि वैल्यूएशन वाइज तो वो ऑलमोस्ट पीक पर आ गए हैं सारे के सारे। अगेन देखिए, जैसे मैं आप लोग बात करें कि हाँ, अपनी बात हुई थी, आपने अच्छा मूव्स भी देखा, तो हमको भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक नियर टर्म एंगल से अगर हम बात करें, एक नियर टर्म पर्सपेक्टिव से एक थोड़ा बहुत जरूर यूफोरिया हुआ है। और खास तौर पे वो छोटे छोटे स्टॉक्स में जो कहीं भी वैल्यूएशन में इतना अट्रैक्टिव अभी भी नहीं है। ओके, तो उधर यूफोरिया, जब भी कभी यूफोरिया होता है तो फिर एक लार्जेस्ट सेक्टर पे करेक्शन हो जाता है, जो हम अभी आज और कल में वो फेस कर रहे हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि ये बुल मार्केट में जो पीएसयू बैंक का एक बड़ा रोल रहने वाला है। अभी हम लोग बात करते हैं, काफी स्ट्रैटेजिस्ट लोगों ने एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, तो सब लोगों ने इसको एक टैक्टिकल बाय किया है, क्योंकि कोई भी मिस आउट नहीं करना चाहता है। बट मुझे जो लगता है कि ये कोर होल्डिंग होगी, क्योंकि ये पूरा डेकेड वैल्यू स्टॉक्स का है। तो अगर हम एक डेकेड की बात करते हैं, तो उसके अंदर तो हमने भी क्या एक क्वार्टर का मूव देखा है या 2 क्वार्टर का मूव देखा है, तो बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है। तो मैं तो उसको बहुत अलग ढंग से हम लोग अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, और मैं काफी स्टॉक्स को एक कोर पोर्टफोलियो की तरह हमने बिल्ड किया है। इसलिए हमारे म्यूचुअल फंड के अगर हमारे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर का वेटेज प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज्यादा है। तो वो कोर पोर्टफोलियो है, वो ट्रेडिंग या टैक्टिकल पोर्टफोलियो नहीं है। आखिरी सवाल, आपने मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया। मैन्युफैक्चरिंग में इशू ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इन इटसेल्फ एक सेक्टर नहीं है, वो कई सब सेक्टर्स का एक जोड़ है। तो उसमें विद इन मैन्युफैक्चरिंग क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, अगर हम इमीडिएट, जैसे कैपिटल गुड्स का सेक्टर बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ है। लास्ट अगर हम 1 महीने की बात करें तो करीब करीब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में भी अपॉर्चुनिटी अच्छी बिल्ड हो रही है। ठीक? तो एक अगर हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख पाएंगे, कि कहीं ना कहीं अगर ये पूरी थीसिस को देखें कि ये स्पेस अच्छी लगती है, तो जैसे ऑटो कहीं एक, जिस तरह से ऑटोमोबाइल्स में जिस तरह प्ले आउट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो एंसिलरी में भी प्ले आउट होना बाकी है, तो अभी भी अर्ली स्टेजेस पे है। तो एक बास्केट अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा अनुज, रादर देन सेइंग दैट कि हमको एक सेक्टर या एक चीज बहुत पसंद है। तो मैं ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग और अलाइड इंडस्ट्रीज को एक बास्केट अप्रोच से क्लियर आउट करूंगा। उसमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा, बजाय हम कोई स्क्यूनेस दिखाएं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, एक लास्ट सवाल, और ऑब्वियसली आपके फंड ने तो खैर काफ़ी आउट परफॉर्मेंस जनरेट की है, लेकिन 2023 में एज अ बेंचमार्क आपको लगता है कि निफ्टी या सेंसेक्स या जो भी बेंचमार्क इंडेक्स है वो फिक्स इनकम को बीट कर पाएगा, या थोड़ा टफ होगा इस एनवायरनमेंट में? देखिए, अगर हम नियर टर्म या ज्यादातर मीडियम टर्म के हिसाब से बात करते हैं, पहले अगर यूएस मार्केट की, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी एक इंटरेस्ट, अगर 10 ईयर यील्ड्स की बात करें तो वो एक साइकिल पीक आउट हो गई है फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अगर लॉन्ग टर्म बात करें, जैसे हम 8-10 साल की बात करें, तो वो एक यूएस मार्केट का 10 ईयर यील्ड अभी भी बुल मार्केट में है, स्ट्रक्चर बुल मार्केट में है। पर अगर यूएस मार्केट मीडियम टर्म पीक आउट हुआ, इन्फ्लेशन कंसर्न पीक आउट हुए हैं, तो हमको यहाँ भी लगता है कि इंडिया भी 10 ईयर यील्ड भी पीक आउट हुआ है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं एक आप एक अपॉर्चुनिटी है, जहां आप गिल्ड फंड टाइप में, हम लोग भी अपने गिल्ड फंड लॉन्च कर रहे हैं, या कोई ड्यूरेशन फंड में है, तो आप लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं करंट लेवल से, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली कम हो जाएंगे। ओके, बट इक्विटी एंड एसेट क्लास में अभी भी हमको लगता है कि जो तरह का इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट ग्लोबली है, और जिस तरह से वेल्थ का डिस्ट्रक्शन हुआ, अर्निंग्स का जो डिटोरेशन हुआ लास्ट 1 साल में, और जो फेस था, जैसे मैंने आपको बोला, सितंबर 2021 में हमने ग्लोबली यूफोरिया देखा, लिक्विडिटी श्रिंक हुई, ओके, रिस्क एपेटाइट करेक्ट हुई, अभी उसका रिवर्सल दिखता है। ओके, लिक्विडिटी एक्सपैंड हो रही है, रिस्क एपेटाइट एक्सपैंड हो रही है, तो पी मल्टीपल भी एक्सपैंड होगा। तो वो बैकग्राउंड में इक्विटी एंड एसेट क्लास तो हमको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं अभी भी यकीन करता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से प्ले करें तो इक्विटी एस एन एसेट क्लास आपको 2023 में डेट की कंपैरेटिव बहुत अच्छा रिटर्न देगा। भी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये सारी बातें रखने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी आउट परफॉर्मेंस है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। 2023 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक्स अनुज। चलिए, तो ये एक बात हुई क्वांट म्यूचुअल फंड से। मार्केट थोड़ा स्टेबल होता हुआ 3